जापान दुनिया का वन ऑफ द वेल्दीएस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है। यह एक डेवलप्ड कंट्री है जो कि एलाबोरेट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को। तो कैसे आखिर जापान एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी होने के बावजूद और दुनिया से आइसोलेट होने के बावजूद ये मिड 19th सेंचुरी में आखिर कैसे कैसे ये दुनिया का सबसे वेल्दियस्ट और इकोनॉमिक कंट्री बन जाता है। आज के वीडियो में इसकी इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वोल्केनो द्वीप समूह होने के कारण जापान के पास अपने बहुत सारे नेचर रिसोर्सेस नहीं है। विडंबना की बात यह है कि इसने जापान को इकोनॉमिक सक्सेस के मार्ग पर आगे बढ़ाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केवल थोक संसाधनों के व्यापार पर निर्भर होने के बजाय जापानियों को अपने पास मौजूद संसाधनों का उपयोग करने के लिए अपने कौशल को निखारना पड़ा। जब 16वीं शताब्दी में पहली बार यूरोपीय शक्तियां जापान पहुंची तो वे उनके शिल्प कौशल और तकनीक से प्रभावित हुए। खास तौर पर धातु शिल्प के मामले में जापान में लौह अयस्क बहुत कम है और उन्हें कमजोर धातुओं से काम चलाना पड़ता था। जापान के पास संसाधनों की कमी थी, इसीलिए अपने पास मौजूद संसाधनों से ही काम चलाना पड़ता था। उन्होंने कुशलता से काम करना और निर्माण करना सीखा और भौतिक संपदा के बजाय मानसिक पूंजी पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। इसने उनकी बात की सफलता के लिए आधार तैयार किया। जापान का इतिहास के आरंभ में देश को पश्चिम के साथ व्यापार से बहुत सारे प्रॉफिट हुए। यह अधिकतर संयोग की बात इसलिए थी क्योंकि चीनियों ने समुद्री डकैती के कारण जापान के साथ व्यापार स्थगित कर दिया था और जापानी चीनी माल के लिए बेताब थे। इस कारण वे नए पुर्तगाली व्यापारियों के साथ व्यापार करने के लिए बहुत उत्सुक हो गए, जो अपने साथ चीनी उत्पादकों से भरे जहाज लेकर आते थे। परिणाम स्वरूप जापान ने पश्चिमी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखा, जिसमें एजुकेशन, प्रौद्योगिकी और नवोदित पश्चिम उदारवादी दर्शन शामिल थे, जो आगे चलकर जापान की आर्थिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। हालांकि 16वीं शताब्दी के दौरान जापान ने पश्चिम के साथ खूब व्यापार किया, लेकिन शोगुनेट को पश्चिमी प्रभाव और ईसाई धर्म के प्रसार में वृद्धि पर संदेह होने लगा था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में तोकुगावा शोगुनेट और शोकाकु की नीति शुरू हुई, जिससे जापान को अलग सभी विदेशी व्यापार से दूर कर दिया और उसे वैश्विक समुदाय से अलग कर दिया। फिर 1853 में अमेरिकी नौसेना ने एडमिरल मैथ्यू पेरी ने टोक्यो खाड़ी में प्रवेश किया और जापान को अपने दरवाजे खोलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जापानियों को एहसास हुआ कि 2 शताब्दी से अलगाव के दौरान उन्होंने कितना कुछ खो दिया है और वे तकनीकी रूप से दुनिया के बाकी हिस्सों से कितने पीछे चले गए हैं। मीजी बहाली के नाम से मशहूर इस अवधि के दौरान जापान ने टोकुगावा शोगुनेट को सत्ता से हटा दिया, सम्राट को उसके पुराने गौरव को वापस दिलाया और तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की। जापान के लिए सौभाग्य की बात यह रही कि उन्होंने अपने अलगाव के समय में डच व्यापार के एक छोटे से क्षेत्र को अनुमति दे दी थी और उन्होंने पश्चिमी अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कुछ सीखा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बलपूर्वक लागू करने के बजाय जापानियों ने आवश्यक तकनीकी छलांग लगाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में आर्थिक उदारवाद और निजी उद्योग पर भरोसा किया। इसके परिणाम स्वरूप एक आर्थिक विस्फोट हुआ, जिसने देश को केवल कुछ दशकों में एक सामंती समाज से एक प्रमुख इंडस्ट्रियलाइज शक्ति के रूप में बदल दिया था। साम्राज्यवाद 20वीं सेंचुरी की शुरुआती में जापान के साम्राज्यवाद ने भी उन्हें तेजी से विकसित होने में मदद की। एक शक्तिशाली और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना का उपयोग करके जापानियों ने धीरे धीरे अपने पड़ोसियों पर विजय प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि क्रूर बल से ज़्यादा जापानियों ने पूर्वी एशिया की राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाया। पश्चिमी उपनिवेशवाद ने इस क्षेत्र में काफ़ी स्थिरता ला दी थी और चीन का अब इस पर वह पूर्ण नियंत्रण नहीं रह गया था जो पहले हुआ करता था। सदियों तक चीन के अधीन रहने के बाद कोरिया आज़ादी की तलाश में था, इसीलिए जापान ने उसे अपना संरक्षित राज्य बना लिया। जापान ने न केवल धीरे धीरे कोरिया को एक उपनिवेश में बदल दिया, बल्कि उसने कोरिया को एशियाई महाद्वीप पर पैर जमाने के लिए इस्तेमाल किया।
द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मंचूरिया, फिलीपींस सहित मुख्य भूमि चीनी के अधिकांश हिस्से और दक्षिण पूर्वी एशिया में बढ़ते हुए क्षेत्रों को शामिल कर लिया। इससे जापान में बाहरी संसाधन आने लगे थे। जापान के शिंटो दर्शन के लंबे इतिहास तथा संतुलन और सामंजस्य में इसके महत्व को देखते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जापान विरोधी आर्थिक अवधारणाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने में माहिर है। उदाहरण के लिए जापानी संस्कृति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों शामिल हैं, जबकि जापानी कंपनियां और व्यक्ति कड़ी मेहनत करते हैं और अपने प्रतिस्पर्धियों को मात देने की कोशिश करते हैं। वे कभी भी सामाजिक विकास और राष्ट्रीय विकास के साझा लक्ष्य को नजरअंदाज कभी नहीं करते हैं। सामान्य तौर पर जापान उदार अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करता है और अर्थव्यवस्था में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप का लक्ष्य रखता है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, विशेष रूप से मीजी बहाली के बाद जापान ने एजुकेशन और हेल्थ सेवा में भारी निवेश किया था। जापान में सबसे पहले सार्वजनिक स्कूल प्रणाली थी और उसका उपयोग अपने सबसे अच्छे और प्रभावशाली बच्चों को विकसित करने के लिए किया गया था। यह अपने नागरिकों के लिए लंबे समय और उत्पादक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा को भी जोड़ता है।